मेरे YouTube चैनल कॉन्सेप्चुअल लर्निंग इन फिजिक्स में फिर एक बार आपका स्वागत है। इस लेसन 8 में हम फिजिक्स से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और टिप्स के बारे में बताएंगे जो कि 10th और 12th स्टैंडर्ड के छात्रों के लिए बेहद उपयोगी है और IIT और इंजीनियरिंग टेस्ट और मेडिकल टेस्ट देने वाले छात्रों के लिए भी बेहद उपयोगी है। The work done by a force F acting on a body, अगर कोई बल किसी बॉडी पर काम कर रहा है तो उस बल के द्वारा उस बॉडी पर किया गया वर्क दिया जाएगा W इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। W इज इक्वल टू एफ डॉट डी बराबर एफ डी कास थीटा। अतः एफ और जो वर्क होगा वो एफ और डी का डॉट प्रोडक्ट होगा। अब यहां एक फोर्स दिखाया गया है एफ और डिस्प्लेसमेंट है डी, लेकिन दोनों के बीच में एंगल जो है थीटा है, तो यहां क्या हो जाएगा, ये वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द बॉडी इज इक्वल टू एफ डॉट डी इज इक्वल टू एफ डी कास थीटा। यहां कास थीटा जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है। इसी प्रकार अब हम एक सर्किल लेते हैं जिसमें एक बॉडी है जो मूव कर रही है। द सेंट्रीपिटल फोर्स इसका एफ होगा, वो सर्किल के सेंटर की तरफ पॉइंट करेगा, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो टेंजेंशियली पेरिफेरी के लॉन्ग होगा, परिधि के लॉन्ग होगा। तो दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो द वर्क डन बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एफ जो होगा सेंटर की तरफ पॉइंट करेगा। तो the work done by the centrifugal force on the body W is equal to F dot D is equal to FD cos 90, क्योंकि यहाँ थीटा जो है 90 और that equals to 0. Number 4, a body of mass M is moving in a horizontal a body of mass M is moving in a horizontal circle. Now the variation of centrifugal force Fr at a distance R from center O along radius R is shown below. Here it is the circle and it is the moving body at point A. The center of the circle is O and the radius is R. And the angular velocity is omega. Now, the centrifugal force at distance R from O, Fr. The centrifugal force at a point B, R distance from O, will be given by Fr is equal to m omega square R. So, at point A, F is equal to m omega square R, and at FO, m omega square multiplied by 0 is equal to 0. FO is 0 as R equals to 0 at point O. Now the variation is shown in the figure. Along the radius AO, at this point it is 0. At this point it is m omega square R, and at this point m omega square capital R. So the variation of the centrifugal force along the radius will be in triangular shape with 0 centrifugal force at center, at B m omega square into small r, and at point A F capital R is equal to m omega square R. M omega square R. F R is equal to m omega square R.
हो गया ये। इस पिक्चर में एक रिंग दिखाई गई है जिसकी पर मीटर लेंथ पर प्लस क्यू कूलम चार्ज है और हमें इसके सेंटर सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना करनी है। अब हम एक एलिमेंट्री स्ट्रिप ds इस रिंग पर लेते हैं। इस पर चार्ज होगा qds, चार्ज ऑन एलिमेंट्री स्ट्रिप इज इक्वल टू qds। अब इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो सेंटर की तरफ पॉइंट करेगी क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इस पर है। इसी प्रकार यहां भी अगर हम एलिमेंट्री स्ट्रिप लेंगे तो ये भी इसी तरह इधर पॉइंट करेगी सेंटर की तरफ। यहां भी इसी प्रकार सेंटर की तरफ पॉइंट आउट करेगी, यहां भी सेंटर की तरफ, 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 यहां भी सेंटर की तरफ। तो सारी स्ट्रिप्स जो कि डायगोनली कनेक्टेड हैं सेंटर से, उनके अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डायगोनली दोनों अपोजिट पर एंड्स पर अगर हम एक डायमीटर लें तो उनके दोनों एंड पर जो एलिमेंट्री स्ट्रिप्स हैं ds, प्रत्येक डायमीटर के एंड पर दो एलिमेंट्री स्ट्रिप्स हैं जिन पर चार्ज है qds, दोनों पर इक्वल है और दोनों पॉइंट आउट कर रहे हैं सेंटर C की तरफ और अलोंग उसी डायमीटर के, तो ये दोनों कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, इनका रिजल्ट होगा 0। और इसी तरह प्रत्येक डायमीटर पर यही बात लागू होगी। अतः जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहां पर ये हो जाएगा सेंटर C, ये यहां DE है, प्रत्येक पर DE है, प्रत्येक एलिमेंट्री स्टेप से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो डी है और इसका जो कम्युलेटिव योग हो जाएगा ये जो टोटल सब एक दूसरे को म्यूचुअली कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 0। यह है आंसर। अगर हम जैसे थोड़ी सी लेंथ यहां मिटा देते हैं तो इसके अपोजिट डायरेक्शन से और यहां से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा ये इससे बैलेंस नहीं हो पाएगा, तो इस पोर्शन का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो सी पर एक्ट करेगा और यही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कहां, पॉइंट सी पर, सेंटर पर इसका। बस जो इसके लंबाई की स्ट्रिप है, मान लीजिए ये एस है और ये एस है, तो यही जनरेट करेगा बस। और ये हो जाएगा E इज इक्वल टू एस और एस है क्यू इंटू एस, ये टोटल चार्ज हो गया और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और बटा में रेडियस r स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू एस बाई r स्क्वायर। इससे जो चार्ज होगा, क्योंकि यहां 0 है इसलिए ये नेट चार्ज होगा, जो इस पर नेट टोटल होगा इलेक्ट्रिकल फील्ड इसी चार्ज के कारण होगा बस। छठवां, path of light ray passing coaxially in xz plane through a sphere
यहां चित्र में एक स्फीयर दिया है जिसकी एक्स एक्सिस ये दी हुई है। जिस प्लेन में एक्स एक्सिस है उसी एक्स जेड प्लेन में एक रे ए बी यहां पॉइंट बी पर आकर मिलती है। पॉइंट बी स्फीयर पर स्थित है। अब यहां यह एंगल आई पर आके मिलती है। एंगल आई जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और जब स्फीयर के अंदर ये घुसेगी तो ये रिफ्रैक्टेड हो जाएगी एंगल आर पर, और यह रे रिफ्रैक्टेड होकर पॉइंट सी पर निकल जाती है। तो ये पथ जो हमको निकालना है BC निकालना है। अब हम O से यहां एक लंब डाल देते हैं BC पर, E पॉइंट पर। तो ये जो होगा एक सर्किल की कार्ड हो जाएगी, BC एक कार्ड हो जाएगी, और ये जो है रेडियस है R, BO जो है रेडियस है R। तो R क्रॉस R हो जाएगा BE बराबर R क्रॉस R। R जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो जो टोटल पथ है BC ये इक्वल टू होगा 2BE इज इक्वल टू 2R cos R। ये है आंसर। चूंकि यह रे कोएक्सियली आ रही है XZ प्लेन में, इसलिए इसका कोई लैटरल डेविएशन नहीं होगा। XZ प्लेन में कोएक्सियली आ रही है, जो सिर्फ कोएक्सियली जो XZ प्लेन है स्फीयर का, उसमें रे भी आ रही है XZ प्लेन में, और वो भी कोएक्सियली। तो इसका कोई लैटरल डेविएशन नहीं होगा, इसलिए ये जो पथ है, पथ BC इज इक्वल्स टू 2R cos R। यह रे XZ प्लेन में कोएक्सियली आ रही है, जो स्फीयर की एक्सिस है। XZ प्लेन जो है इसके सेंटर और इसके एक्सिस से पास, XZ प्लेन पास कर, XZ प्लेन जो है इसके सेंटर से कोएक्सियली पास कर रहा है XZ प्लेन में, तो इसका कोई लेटरल डेविएशन नहीं होगा, और ये पथ जो होगा BC होगा।